रूसी सेना की तरफ से यूक्रेन पर घातक हमले जारी हैं। रूस की तरफ से दागी गई सैकड़ों मिसाइलों से राजधानी कीव बुरी तरह से दहल गई है। लोग रात भर घरों, सबवे, खंदकों और मेट्रो स्टेशन में छिपे हुए हैं। तो वहीं कीव के अलावा यूक्रेन के कई शहरों में चारों तरफ तबाही का मंजर देखा गया। खार्किव के मुख्य चौराहे पर कई इमारतें नष्ट हो गईं। मारूपोल शहर में सैन्य ठिकानों के आसपास कई भवन नष्ट हो गए और सड़कें टूट फूट गई। यहां तक कि ओडेसा शहर के तेल केंद्र आग की लपटों में घिरे देखे गए। हर जगह तबाही और सन्नाटा देखा गया। इन शहरों में खाने पीने से लेकर रोजाना की जरूरी चीजों में भी कमी आ रही है, लेकिन लोग सड़कों की तरफ नहीं निकल रहे हैं। गार्ड्स लगातार तैनात हैं, बाहर उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। लोग जो अब किल्लत का सामना करने लगे हैं और जो स्थिति युद्ध में होती है, अक्सर जो आम लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, उनके खाने पीने जो आम ज़रूरतें हैं उनमें परेशानी आने लगती है, समस्याएं आने लगती हैं और ऐसा ही कुछ यूक्रेन के अलग अलग शहरों में भी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर यूएनएससी की बात करें तो रूस पर प्रतिबंध की जानकारी भी दी है और इसके अलावा जो रूस है, रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया है। तो यूएनएससी में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया है। रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। रूस के वीटो की वजह से निंदा प्रस्ताव पास नहीं हो सका। निंदा प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विरोध में 1 वोट पड़ा। भारत, चीन और यूएई रहा वोटिंग के दौरान अनुपस्थित। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया, अमेरिका का ये कहना। रूस ने बिना उकसावे के हमला किया है। अमेरिका ने यूएनएससी की बैठक में कहा, यूक्रेन के लोगों पर रूस वीटो नहीं लगा सकता है। रूस अपनी जिम्मेदारियों पर वीटो नहीं लगा सकता है। प्रदर्शनकारियों पर रूस कभी वीटो नहीं लगा सकता है। अमेरिका ने ये यूएनएससी में बात उठाई, ये बात की वीटो जो है वो लगाया, लेकिन जो रूस है उसने वीटो लगाया, जिसकी वजह से निंदा प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। लेकिन पेश किया गया था निंदा प्रस्ताव जिसमें अमेरिका भी शामिल था और अमेरिका लगातार जो है वो पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है कि रूस को ये युद्ध छोड़ देना चाहिए, इस तरह युद्ध नहीं करना चाहिए। यूक्रेन के समर्थन में कनाडा भी अब सामने आ गया है। कनाडा ने पुतिन पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। यूएनएससी बैठक के बाद यूएन महासचिव का बयान और यूएन महासचिव जिन्होंने कहा कि हम शांति के लिए काम करते रहे हैं। महासचिव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा करना यूएन का फर्ज है। यूएन सिर्फ मीटिंग करने की जगह नहीं है। रूस ने सिर्फ यूक्रेन पर हमला नहीं किया, सिर्फ एक देश नहीं, यूएन पर हमला किया है। रूस ने यूएन के सिद्धांतों पर हमला किया है। रूस ने यूक्रेन पर एक तरफा हमला किया है। रूस ने दुनिया का अपमान किया है और रूसी सैनिक जल्द यूक्रेन छोड़े। We stand here in full solidarity with the people of Ukraine. And we stand here to condemn and reject the Russian military aggression against them. This is an invasion of a member of the United Nations. It is not just a matter for Ukraine, nor is it just a matter for Europe. It's an attack against the fundamental principles of this organization. As stated by the Secretary General, Russia's military offensive is a repudiation of the principles of the UN Charter. It must stop. We deeply regret the use of the veto by Russia this evening to block the resolution that was presented today. This has prevented the UN Security Council from fulfilling its role to maintain international peace and security, and it is another proof of Russia's isolation and blatant disrespect for the reaction of the world. The resolution was supported by all member states of the European Union and many partners from around the world. Together with Ukraine, we will now work for the General Assembly to demand an immediate withdrawal of Russian forces from Ukraine. The European Union has approved sanctions and other measures, including against the Russian leadership, that will have severe consequences for Russia, and we've done it together with our partners and allies. We deplore the tragic loss of life and human suffering caused by the Russian aggression, and the EU and its member states are deploying immense efforts to help the courageous people of Ukraine.
और देवानंद गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। देवानंद जी, फर्स्ट इंडिया पर आपका स्वागत है। और अब जो स्थिति, क्योंकि 3 दिन से हम ये युद्ध की स्थिति देख रहे हैं, परसों इसकी शुरुआत हुई थी, यूक्रेन जो है वो अपील भी मदद की कर रहा है, वहीं अमेरिका जो है वो यूएन में कहता है, निंदा प्रस्ताव पेश करवाता है, यानी कि बहुत सारे देश जो है वो निंदा प्रस्ताव पेश करते हैं, यूएन सचिव बहुत कुछ बोलते हैं। अब आप इसको कैसे देखते हैं, आगे क्या कुछ स्टेप होंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो जो ये स्थिति चल रही है ये बड़ी दर्दनाक है, जैसा मैं रोज कहता हूँ, और बड़ी बड़ी गंभीर स्थिति में हम गुजर रहा है पूरी दुनिया। और जिस प्रकार से यूएन के अंदर ये निंदा प्रस्ताव रखा गया, तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि ऐसे प्रस्तावों की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है यूनाइटेड नेशंस एक तरह इन वीटो पावर वाले जो 5 देश हैं इनकी कठपुतली बन के रह गया है। किसी भी युग के अंदर अगर एक ये दोनों पक्ष एक साथ हो जाएं तो दुनिया में चाहे जैसे इराक का इन्होंने भट्ठा बैठाया था वैसे बैठा सकते हैं। और इस बार जब पहली बार इनके खुद के ऊपर आंच आई तो इनको पता लगा कि वीटो का कोई मतलब नहीं, आपके प्रस्तावों का कोई मतलब नहीं है। और यही हुआ। आज देखिए जिस प्रकार चीन और भारत ने उसको अब्सटेन किया और बाकियों ने एंड में रशिया ने इसको वीटो कर दिया। तो मैं ये मानता हूँ ये एक तरह प्रस्ताव चलते रहेंगे। अमेरिका बहुत क्लियर है कि वो इस लड़ाई में नहीं पड़ेगा, वो अपने सैनिकों को नहीं उतारेगा, नाटो की हिम्मत नहीं है, थोड़ा बहुत ये कार्रवाई करते रहेंगे। और जब तक चीन और भारत इसमें नहीं उलझते डायरेक्टली, मैं मानता हूँ कोई विश्व युद्ध की जो आकलन कर रहे हैं उसकी कोई भी मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में ऐसी कोई गुंजाइश है। और जहां तक अब रशिया का ताल्लुक है, मैं ये मानता हूं कि रशिया को ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके भी जवानों का जान माल का नुकसान हो रहा है। और इंटरनेशनल ओपिनियन जब भी कोई लड़ाई झगड़े के लिए होता है तो शांति की तो लोग पहल और दबाव बनाएंगे। तो जिस प्रकार से रशिया कर रहा है, अगर हम उम्मीद कर रहे थे आज सुबह तक वो सरेंडर करने का दबाव बना पाएगा, पर मिलिट्री ऑपरेशंस बहुत कठिन होते हैं। और जिस प्रकार से कीव के उन्होंने 3 पुल उड़ा दिए हैं जो कीव के अंदर जाते हैं, तो यही कारण उनको विलंब हो रहा है। अदरवाइज अभी तक मैं मानता हूँ रूस उनका कब्जा कर चुका होता और वहां पर अपनी सेना को वो एस्टैब्लिश कर चुका होता। और जहां तक यूक्रेन का ताल्लुक है, डूबता क्या ना करे, वो तो अपने सेना को, सैनिकों को, नागरिकों को हथियार दे रहा है, कह रहा है कि भाई आप लड़िए, अब सेना नहीं लड़ पा रही है। तो ये अच्छा, लेकिन देवानंद जी, जो बातचीत हो रही थी कि व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे, राष्ट्रपति जो यूक्रेन के हैं वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, अब ऐसे में आगे क्या ये बातचीत होगी? नहीं, बातचीत तो देखिए जैसे पुतिन साहब ने क्लियर कर दिया है कि अब बातचीत का समय जा चुका है। और अगर समय जा चुका है, मैं भी उसको सही मानता हूं। अब पुतिन साहब का उनसे बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, क्योंकि जब वो उलझ ही गए हैं तो अब उनको सरेंडर करना ही पड़ेगा। रशिया बहुत सही, मतलब जैसा मुझे लग रहा है रशिया उसको सरेंडर कराए बिना नहीं मानेगा, क्योंकि बातचीत तो तब होगी जब वो उनको पहले मानता। तो और पुतिन साहब ने क्लियर कर दिया, तो आई एम श्योर बातचीत का रास्ता नहीं है, सरेंडर करा करके या कब्जा करने के बाद ही रशिया कोई फैसला करेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी, क्योंकि अब अमेरिका जो है वो भी प्रेशर बना रहा है, यूएन से भी प्रेशर बन रहा है। क्या उससे अब थोड़ा रशिया जो है, क्योंकि रशिया के जो लोग हैं वो भी इस युद्ध को देखकर, या जो आम नागरिक जो मर रहे हैं यूक्रेन को, उसको देखकर थोड़े से विरोध में है, क्या अब उसको देखकर रशिया थोड़ा ठंडा पड़ सकता है या बैक हो सकता है? अब मेरा मानना है कि अब के दौर में रशिया कोई भी बिल्कुल स्थिति में ठंडा नहीं पड़ सकता। उसका मिशन वेरी क्लियर कि यूक्रेन के ऊपर, सरकार के ऊपर कब्जा करना है, सैनिकों को हराना है। उन्होंने ऑप्शन दे दिया है उनको विभिन्न, ये चलता रहेगा साहब। ये जब मिलिट्री वॉरफेयर में जब इस तरह की गतिविधि होती है तो दबाव तो आखिर तक बनता रहता है। हूसोवर ब्लिंक्स फर्स्ट वो माना जाता है कि उसकी हार हो जाती है। मैं मानता हूँ पुतिन साहब आज बड़ी मजबूत स्थिति में है और उनको किसी भी प्रकार से कोई इस तरह का कोई वो फैसला नहीं करने वाले, बाकी समय ही बताएगा, देखिए आप। जी, और बिल्कुल शायद ये सिर्फ जब सरेंडर हो जाएगा उसके बाद, जैसे सामने आया था कि जो राष्ट्रपति या फिर जो लोग नेता समर्थक हैं रूस के, उन सभी को वहां पर चुनाव करके वहां पे सेट किया जाएगा जिससे रूस समर्थक रहे, तो ये शायद आगे की रणनीति भी तैयार कर ली गई है।
जी देखिए, ये जब रशिया ने ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले भी उनके वेरियस ऑप्शंस उन्होंने तैयार किए होंगे और उस रणनीति के तहत एक ही ऑप्शन है उनका, एक कि भाई जब उन्होंने दोनों देशों को मान्यता, ईस्टर्न यूक्रेन को जब मान्यता दी, दोनों प्रदेशों को उनको, तभी ये क्लियर था कि रशिया यूक्रेन में जाएगा और कीव पर कब्जा करेगा। और कीव पर कब्जा करने के ऊपर ये सारी दारमदार है। अगर आज हो जाता है तो अच्छी बात है, पर क्योंकि तीनों पुल उड़ चुके हैं तो उनकी सेनाओं को अंदर जाने में मुश्किल हो रही है। एयर से अगर वो असॉल्ट करते हैं, लॉन्च करते हैं अपनी एयर एलिमेंट्स, तो उसके अंदर क्योंकि डिफेंस सिस्टम उनका एयर डिफेंस मजबूत था, जो अभी रात तो खबर आ रही थी कि उन्होंने, रशिया ने कीव का पूरा एयर डिफेंस खत्म कर दिया है। तो शायद आज वो भाई एयर असॉल्ट करते हुए या कोई रिवर के थ्रू उनके जो लॉन्च करेंगे, और जब तक ये नहीं होगा मैं मानता हूं, और ये उनकी रणनीति है कि उनको कीव को कैप्चर करना है, और उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई या तो आप भाग जाओ या सरेंडर कर दो। उन दोनों में से एक चीज होनी है, और रशिया अपने जो फेवर के वहां पर जो लोग हैं, जो उनके हितों की अनदेखी नहीं करेगा, उसको इंस्टॉल करेंगे। ये तो ऐसा ज्यादातर लोग मानते हैं, मेरा भी यही मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया देवानंद जी जानकारी के लिए। और अब आपको सुनाते हैं यूक्रेन में फंसे हुए एक भारतीय रोहन नारंग, वो क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं। My name is Dr. Rohan. I am third year student from KNMU Kharkiv and I am from Rajasthan, बीकानेर। हम कई दिनों से यहाँ पे रशिया वॉर जो कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर है, उसमें फंसे हुए हैं, और यहाँ पे सर्टेन व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो हम बहुत ही डरे हुए हैं और बहुत ही कंफ्यूज हैं। कभी हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि जस्ट रश टू दी मेट्रो, और कभी हमें बोला जाता है कि स्टे वेयर एवर यू आर, कभी कहा जाता है कि आप बंकर में चले जाइए। हर 10 आज की सिचुएशन ये है कि हर 10 मिनट्स में यहाँ पे हैवी बम्बार्डिंग हो रही है, और हम काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। और हमें काफ़ी सारे एम्बेसीज के नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं, वो नंबर्स या तो मिलते नहीं हैं, और अगर मिलते हैं तो उनको कोई पिक ही नहीं करा है। सो वी आर हेयर फीलिंग हेल्पलेस। सो प्लीज़ आप हमारी हेल्प कीजिए, एंड वी वांट टू गेट बैक टू आवर कंट्री इंडिया। प्लीज़ सपोर्ट अस। तो स्थिति, अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जो भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं या जो यूक्रेन के ही नागरिक हैं, उनके साथ क्या स्थिति होगी। क्योंकि अगर भारतीय स्टूडेंट्स की बात कर लें या फिर नागरिकों की बात कर लें जो वहाँ पर अभी भी यूक्रेन में हैं, मौजूद हैं और जो फंसे हुए हैं, उनके साथ स्थिति ये हो गई है कि वो अभी बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, बाहर उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। कभी कहा जाता है आप बंकर में रहिए, कभी आपको कहा जाता है कि आप एम्बेसी बात कर लीजिए, या कभी कहा जाता है कि आप जहाँ है वहीं पे रहिए। अब ऐसे में बहुत कंफ्यूजन है। ये छात्र, ये भारतीय वापस देश आना चाहते हैं। वहीं अगर सरकार की बात करें तो भारत सरकार जो एम्बेसी है उसकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम आपको वापस लेकर आएंगे, लेकिन जब तक आपको कोई ऑफिसर या एम्बेसी से कोई कॉल नहीं आता, कनेक्टिविटी नहीं होती है, बॉर्डर पर ना जाए, क्योंकि बॉर्डर पर स्थिति अभी सही नहीं है। वहां कुछ भी हो उससे बेहतर है कि बिना किसी परमिशन के ना जाए। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कीव के फ्रीडम स्क्वायर की तरफ से रूसी सेना का कूच। कीव में यूक्रेन की संसद की तरफ बढ़ रही है रूसी सेना। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। कीव के फ्रीडम स्क्वायर की तरफ रूसी सेना का कूच है, और कीव में यूक्रेन की संसद की तरफ अब रूसी सेना बढ़ रही है। और अगर ये संसद की तरफ बढ़ती है और अगर यूक्रेन सरेंडर करता है तो शायद आज स्थिति कुछ और होगी, लेकिन फिलहाल कीव की तरफ बढ़ती हुई जो कहा भी जा रहा था अभी कि जो 3 पुल हैं जो जोड़ते हैं कीव की तरफ जाते हैं, उन तीनों पुलों को ब्लास्ट कर दिया गया है। इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें रूसी सेना को आ रही हैं, लेकिन अब लगातार कोशिशें की जा रही हैं रूसी सेना की तरफ से। और फ्रीडम स्क्वायर की तरफ रूसी सेना का कूच, कीव में यूक्रेन की संसद की तरफ ये रूसी सेना बढ़ रही है।